हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। तो हमने जो अपनी प्रीवियस क्लास में हमने जो है इरोजन टॉपिक हम पढ़ रहे थे, और हमने इरोजन टॉपिक में जो है अपना फिजिकल और जो मैकेनिकल वेदरिंग है टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक करना है। हाँ जी, दिलीप कुमार, आपको कोई प्रॉब्लम क्लास से रिलेटेड? आप न्यू है, आपने अभी ज्वाइन किया है? तो मैं बता रही हूँ आपको कि जो हमने जो प्रीवियस क्लास है, प्रीवियस क्लास में इरोजन टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। इरोजन टॉपिक में भी जो हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो हुआ है हमारा फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक है, तो फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग और हमारा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। तो दिलीप, आपने जो पुरानी क्लासेस है, अपनी प्रीवियस क्लासेस हमारी 13 14 जो टॉपिक हो चुके हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो 5 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सभी जो बच्चे हैं जुड़ जाएं और हम जो अपनी क्लास है वो शुरू करें। गुड इवनिंग श्रद्धा। तो आप सब लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? हमारा जो पेपर है अभी जून में होने वाला है, और हमारा टारगेट है कि हमें 85 प्लस जो क्वेश्चन है वो ठीक करने हैं। ठीक है, तो रेगुलर जो है अपने नोट्स बनाए, नोट्स प्रिपेयर करें, रिवीजन करें। और जो कल की जो क्लास का व्हाट्सएप, दिलीप, मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप वो बता रही हूँ, जो हमारा जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो पेड स्टूडेंट्स हैं, उसमें वो बच्चे हैं ऐड हैं, ताकि अगर किसी को भी जो टॉपिक है क्लास में नहीं समझ में आता है या बाद में कोई प्रॉब्लम है तो वो वहां पे मैसेज छोड़ सकता है। अब मैं तब भी हूँ, आपको जो है रिप्लाई वहां पे दे सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बताया कि हमारा जून में एग्जाम है, तो जून में एग्जाम है तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हमारे जो है जो पेपर 2 है, पेपर 2 में 85 प्लस क्वेश्चन जो हमारे ठीक हो, 80 85। ठीक है, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दो इधर, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी दिलीप। ठीक है, तो मैं तो यही है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी जो स्ट्रेटेजी है, हमें बस 3 से 4 दिन और लगेंगे, हमारा जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो हम क्लाइमेटोलॉजी सिर्फ 7 दिन में ही खत्म कर देंगे। 14 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो दिलीप मैं आपको ऐड कर दूंगी ग्रुप में। अब जो हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा क्या है, मैं हमेशा क्लास लेती हूँ तभी बताती हूँ कि ये हमारे क्या है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। आप इन सबको क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको क्या है, जो भी पेपर के रिगार्डिंग या जो भी हमारे एग्जाम है उनके रिगार्डिंग आपको क्या है, डेली अपडेट मिलता रहे। और उसके बाद ये हमारे जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बैच चल रहे हैं। अगर आप सिर्फ पेपर 1 का बैच लेना चाहते हैं तो पेपर 1 का बैच ले सकते हैं, पेपर 2 का लेना चाहते हैं तो पेपर 2 का। और अगर आप दोनों कंबाइंड बैच लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है, और बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, और ये हमारा फिलर फॉर्म ऐप है। फिलर फॉर्म ऐप पे आपको नोट्स, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट सब कुछ कराया जाएगा। बस पहले हमारा क्या टारगेट है, पहले हमारा टारगेट है कि हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो 15 मई है या 20 मई से हम क्या करेंगे, 20 मई से हमारा क्या होगा, रिवीजन होगा। हमारा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हमारे 14 to 15 या 16 सब्जेक्ट है हमारे ज्योग्राफी के, हम क्या करेंगे, इनकी डेली क्या है, रिवीजन क्लासेस होंगी, पीवाईक्यू क्लासेस होंगी। ये हमारी फिलर फॉर्म ऐप है। और मैंने आपको बताया, अगर कोई भी जो हमारा है
बैच लेना चाहता है तो क्या करना है उनको, 10% डिस्काउंट सबके लिए अवेलेबल है। सिर्फ आपको क्या यूज करना है, आपको कूपन कोड यूज करना है, और मेरा कूपन कोड है किरण 10। अगर आप किरण 10 जो कूपन कोड है वो यूज करते हो तो आपको क्या 10% डिस्काउंट मिलेगा अपनी फीस पर। तो और अगर आपका और कोई भी फ्रेंड है तो सबको क्या करो, सबको बताओ कि अगर कोई भी ये बैच लेता तो 10% उनको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा अगर वो कूपन कोड यूज करेंगे। तो ये हमारे टारगेट हैं, टारगेट हमारे स्टडी के ज्योग्राफी में जो हमारा पेपर है, जून में जो पेपर होने वाला है उसके ये टारगेट हैं कि हमें क्या करना है कि 80 प्लस जो क्वेश्चन है, 80 प्लस क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी में क्या हो, हमें ठीक करने हैं। 80 प्लस क्वेश्चन इन ज्योग्राफी में करेक्ट करने हैं। और ये जो हमारा कोर्स है स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी सिलेबस की, 6 मंथ की ड्यूरेशन रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ दिया जाएगा। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, पीवाईक्यू सोल्व करवाए जाएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई और मटेरियल खरीदें, आपको बस जितना नोट्स दिए जाते हैं उतना ही पढ़ना है, उसी से आपको जो एग्जाम है जीआरएफ है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है, कोई भी क्वेरी हो। ठीक है, उसके बाद है इसमें हमारा 6 to 12 जो एनसीईआरटी हमारे नोट्स में जो नोट्स है उसमें वे भी हमारे एडिट है। अब हमारा मैंने बताया कि हमारा जो जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी है ये टॉपिक भी खत्म हो गया है। आज हम जो है वेदरिंग और ये रेजर्वेशन वाला जो टॉपिक पढ़ लेंगे, और जो हमारी शाम को इवनिंग क्लास होगी 8 से 9 उसमें हम जो ड्रेनेज सिस्टम और पैटर्न है ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये कल हमने किया था, ये हमारे क्या है माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी है। और मैंने जो ये माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी है इसका पीडीएफ इसलिए अभी अपलोड नहीं है क्योंकि अभी हमारा जो सिलेबस है यानी अभी जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया है। अभी जो है अभी शाम को आपको जो दोनों क्लासेस है उनके पीडीएफ मिल जाएंगे। ये हमने कल पढ़ा था कि जो फोल्ड माउंटेन है वो कैसे बनते हैं, और जो हमारे माउंटेन है उनकी ओरोजन ही बताई थी, प्री कैम्ब्रियन माउंटेन, कैलेडोनियन माउंटेन, हर्शियन माउंटेन और अल्पाइन माउंटेन। आपको ये याद होना चाहिए। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं ये भी क्लास में बता रखा है, जब आप प्रीवियस क्लास देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये होस्ट और ग्रेबर मैंने बताया, नॉर्मल फोल्ट भी मैंने आपको बताया। ये जो हमारा सीरा निवादा कैलिफोर्निया का है और हमारा वोस्जेस और जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये दोनों क्या है हमारे होस्ट माउंटेन है। ठीक है, तो ये कल की जो हमारी क्लास है उसमें हमने ये सारी थ्योरी पढ़ ली है। आज जो हमें टॉपिक करना है, कल हमने जियोसिंक्राइनल ओरिजिन जो थ्योरी है कोबर की वो भी हो गई थी हमारी। ये छोटी छोटी जो थ्योरी इनके बस आपको नाम याद रखने हैं। गुड इवनिंग जय सिंह। ठीक है, तो वेदरिंग एंड मास मूवमेंट हम वाला पहले आज हम सिर्फ वेदरिंग और इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने वेदरिंग आपको बता दिया क्या होता है, इरोजन आपको बता दिया क्या होता है। मास मूवमेंट का जो टॉपिक है वो क्लास में सबसे लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है। वेदरिंग को क्या कहते हैं, वेदरिंग को स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं, और इरोजन को क्या कहते हैं, इरोजन स्टैटिक प्रोसेस नहीं होता क्योंकि इसमें हमारा क्या है, हमारा जो भी डेब्री है उसकी मूवमेंट होती है जो इरोजनल एजेंट होते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है ये मैंने जो हमारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारे जो इरोजन है उसको, ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ वेदरिंग। ठीक है, उसके बाद है हमारा चट्टानों की संरचना, मैंने बता दिया था आपको, कंपोजिशन। ये सारा हमारा कल की जो क्लास है उसमें हो चुका है। तो ये आपको क्या है, एक बार आपको ओवरव्यू दिया है कि जो हमारी क्लास है, क्लास में क्या क्या हो चुका है। ठीक है, मैंने कल यहाँ तक आपको समझा दिया था कि शेटरिंग ड्यू टू रेन शावर एंड हीट, ये सबको समझ में आ गया था कि जो रेन शावर है यानी कि जैसे हमारी शेटरिंग ड्यू टू रेन शावर एंड हीट, इसकी वजह से हमारा वेदरिंग कैसे होता है। जैसे ये हमारी मान लो ये हमारा क्या है डेजर्ट एरिया, और यहाँ पे हमारी ये क्या है रोक्स हैं। ठीक है, तो क्या है डेजर्ट एरिया का सबको पता है कि यहाँ पे क्या है जो है वेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे क्या है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो जो हमारे माउंटेन्स हैं या जो भी हमारी रोक्स हैं वो क्या हो जाती हैं, दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। ठीक है, अचानक से अगर इन पे ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, जब अचानक से इन पे छोटी छोटी बारिश की फुहारें पड़ती है ना, तो इन
एकदम से इतनी गर्म सतह पर जब एकदम से जब ठंडी कुछ चीज पड़ती है ना, तो उसकी वजह से जो ये रॉक्स है ना, इन रॉक्स में दरार हो जाती है, और इन दरार की वजह से क्या होता है, फिर जो हमारी रॉक्स है इनका वेदरिंग और इरोजन शुरू हो जाता है, मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने कल आपको समझा दिया था कि शेटरिंग क्या होता है, शेटरिंग ड्यू टू रेन शावर एंड हीट, ये आपको याद पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारा ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, भी मैंने आपको समझा दिया था। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रोस्ट, यानी कि जब हमारा पाला जम जाता है हमारे कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन में, तो उसकी वजह से जो रॉक्स है, रॉक्स की एक तो होती है, जैसे ये होगी हमारी रॉक्स, ठीक है, एक तो रॉक्स में की जो दरार है, उस दरार में जब ये पानी जम जाता है, तो पानी के बार बार जमने से, पिघलने से दिन में क्या हो जाता है, पिघल जाता है, रात को फिर क्या हो जाता है, जम जाता है, फिर दिन में पिघल जाता है, रात में क्या जम जाता है। तो ऐसे क्या हो जाता है, जो हमारी रॉक्स है ना, रॉक्स की जो दरार है ना, वो चौड़ी होती जाती है, और क्या होता है, हमारा मैकेनिकल इरोजन होता है, या मैकेनिकल वेदरिंग होती है। और वही बात अगर मैं बताऊं कि जो अब ये रॉक्स है, ये तो रॉक्स की दरार थी, जो भी ये रॉक्स है किसी मिनरल से बने, तो जो दो मिनरल है ना, उन दो मिनरल के बीच जो स्पेस है ना, उसमें भी क्या है, पानी जम जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारा वेदरिंग होती है। ठीक है, तो आज हमें जो पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है शीटिंग। ठीक है, तो शीटिंग क्या होता है कि जो हमारी जमीन है, क्या कहता है शीटिंग, शीटिंग कहता है, शीटिंग रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक एंड फ्रैक्चर पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस कॉज्ड बाय रिमूवल ऑफ सुपर इंकम्बेंट लोड। देखो, जब ये कहता है कि जमीन की सतह के समांतर दरारों और फ्रैक्चर के विकास को संदर्भित करता है, सुपर इंकम्बेंट लोड को हटाने के कारण सीमित दबाव में कमी आने के कारण जो हमारा शीटिंग होता है, क्या होता है, देखो ये हमारा कोई रोक है, ठीक है, ये हमारी रोक्स हैं, ठीक है, इन पे जब इन रोक्स का ऊपर से जब इनका इरोजन होता रहता है, जो तो जो नीचे वाली जो रोक्स है ना, जो नीचे परत इनके नीचे दबी हुई है, तो क्या होता है, इन पे पहले तो इनका दबाव होता है, इनका प्रेशर होता है, लेकिन जब ये हट जाती है, जब एकदम से इतना जो लोड जब हटता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये नीचे की रोक्स है इनमें क्या आ जाती है, दरार आ जाती है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शीटिंग। यानी कि जो हमारी जमीन है, जमीन के सतह के समांतर दरारों और फ्रैक्चर को ये दरार और फ्रैक्चर बताता है। अब ये दरार और फ्रैक्चर कैसे बनती है, जब हमारा ऊपर का जो, जैसे ये हमारा रोक है, इस रोक का ऊपर वाला भाग क्या है, इरोड हो जाता है हमारा, कि इरोजन जो प्रोसेस है उसकी वजह से, तो जो नीचे की हमारी जो रोक्स है, जो नीचे की परत है ना, उस पे एकदम से जब ये इतना भारी सामान हटता है ना, तो इसमें क्या है, दरार पड़ जाती है, फ्रैक्चर पड़ जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको शीटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जो हमारे आर एच जोनस ने ना 7 प्रक्रियाएं की गणना की है, जो चट्टानों में चादर का कारण बनती है, यानी कि शीटिंग का कारण बनती है। ठीक है, तो ये 7 जो रीजन है हमारे, सबसे टेंशनल और कॉन्ट्रेक्शनल स्ट्रेन्स सेटअप ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ एन इग्नियस मास। तो टेंशनल और कॉन्ट्रेक्शनल फोर्स मैंने दोनों आपको बताया, जब ये दोनों फोर्स काम करते हैं, जब हमारा इग्नियस जो रोक है उसकी कूलिंग होती है, तो क्या हो जाती है, जैसे दरार, जो हमारा इग्नियस रोक है वो क्या है, मैग्मा है, मैग्मा बाहर आता है, बाहर आके क्या है, ये लावा के रूप में क्या है, जमने लग जाता है, तो इसमें क्या होता है, टेंशन और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या, इसमें दरारें पड़ जाती है। टेंशन और कॉन्ट्रेक्शन मैंने दोनों आपको बताया क्या होता है। उसके बाद है हमारा लोकल और रीजनल कंप्रेशनल स्ट्रेस ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। दूसरा किसकी वजह से है, विवर्तनिक गतियों, जो हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, यानी कि जो प्लेट मूवमेंट करती हैं, या तो दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, या दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं, ठीक है, या दो प्लेट एक दूसरे के सहारे से निकल जाती है, तो ये 3 तरीके की प्लेट होती है। जब ये प्लेट हमारी गति करती है, तो इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से भी क्या होता है, हमारा तनाव क्या है, पड़ता है, जो हमारे रीजंस होते हैं। उसके बाद है हमारा इंसोलेशन, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैनिक और जो हमारा ड्यूरनल जो टेम्परेचर है, उसमें भी चेंज की वजह से क्या होता है, हमारा जो रोक्स है, यानी कि जो शीटिंग है, शीटिंग का जो प्रोसेस है वो प्रभावित होता है। उसके बाद है हमारा आग, पाला, फायर, फ्रोस्ट, और जो वेजिटेशन है, ये भी जो मैकेनिकल जो क्रिया है इसमें हेल्प करती है। उसके बाद क्या कहता है, मैकेनिकल एक्शन ऑफ फायर, आग का जो मैकेनिकल एक्शन होता है, फ्रोस्ट का मैकेनिकल एक्शन मैंने अभी बताया कि जो दरारें हैं वो चौड़ी हो जाती हैं फ्रोस्ट के, यानी कि जो पानी है, पानी जमता है, पिघलता है, जमता है, पिघलता है, ठीक है। और हमारा क्या है, हाइड्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल ऑल्ट्रेशन प्रोडक्ट इन सस्केप्टिबल मिनरल ऑल्स, क्या कहते
कहता है कि जो संवेदनशील खनिजों में प्रगतिशील जलयोजन और रासायनिक परिवर्तन उत्पादों का निर्माण। तो जो हमारे खनिज है, जो हमारे खनिजों में जो है हाइड्रेशन और जो हमारी केमिकल जो रिएक्शन है ना उसमें क्या है बार बार चेंज होता रहता है, इसकी वजह से भी हमारा जो शीटिंग प्रोसेस है वो ज्यादा होता है। तो ये बस आपको क्या याद करना है, आपको ये याद रखना है कि जो शीटिंग है, शीटिंग का क्या किसको बोलते हैं। तो शीटिंग क्या होता है, जब हमारा रोक्स है, रोक्स के ऊपर से जब है कुछ हैवी भार जब उतर जाता है तो उसकी वजह से जो नीचे की जो परत होती है उनपे क्या पड़ जाती है, उनपे क्रैक्स पड़ जाती हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा कैम्बरिंग प्रोसेस। कैम्बरिंग प्रोसेस क्या होता है? कैम्बरिंग प्रोसेस रेफर टू फ्रैक्चरिंग ऑफ ब्रिटल सैंडस्टोन बेड अलोंग वर्टिकल जॉइंट ड्यू टू एक्सपेंशन caused by unloading of super incumbent load and consequent release of confining pressure। तो कैम्बरिंग और शीटिंग जो ना दोनों सेम चीज है, दोनों में क्या होता है कि जो लोड है उनपे उसके हटने की वजह से क्या है दरारें चौड़ी हो जाती हैं और क्या है वे फैल जाते हैं, जो उनके जॉइंट्स है वे बढ़ जाते हैं। बस इतना याद रखना है, बस आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि कैम्बरिंग क्या होता है और हमारा शीटिंग दोनों क्या है, सेम ही प्रोसेस है, दोनों सेम बात है। उसके बाद अब हमारा है ये हमारा सारा क्या है जो है मैकेनिकल वेदरिंग की दो छोटी सी डेफिनेशन रहती थी, शीटिंग और कैमरिंग आपको याद होनी चाहिए। अब हम कर रहे हैं केमिकल वेदरिंग। ठीक है। तो केमिकल वेदरिंग क्या होती है? केमिकल वेदरिंग वो होती है जिसमें चट्टानों का क्या है रासायनिक जो प्रक्रिया है, यानी कि जो उनकी केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है वो चेंज हो जाती है। जैसे हमारी रॉक्स है, ये हमारी रॉक है, ये जो जो भी रॉक है वो क्या है किसी ना किसी खनिज से बनी होती है। और यहाँ पर अगर ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाती है एयर, जो हमारी हवा गैसेज हैं जैसे हमारा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनकी वजह से क्या है इस रॉक्स में जो भी मिनरल्स होते हैं ना वो क्या है रिएक्ट कर जाते हैं और उसकी वजह से क्या है इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो ये होती है हमारी केमिकल वेदरिंग। और इस केमिकल कंपोजिशन के चेंज होने की वजह से क्या होता है कि जो जैसे मान लो ये हमारा ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करती है तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ की जो चट्टाने है ना वो क्या है जर खा जाती है, उसपे जंग लग जाता है। जैसे आपने आयरन का देखा होगा कि उसपे जंग लग जाता है, क्यों लगता है? क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो जो आयरन है ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्या है रिएक्ट कर जाता है, तो उसकी वजह से वो क्या है ब्राउन ब्राउन होने लग जाती है और क्या है एक टाइम पे क्या है टूटने भी लग जाती है। तो ये क्या होता है, ये होती है हमारी केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग से इरोजन कैसी होती है? ठीक है। केमिकल रिएक्शन से क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण चट्टानों का अपघटन एवं विघटन होता है, इसको क्या बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। यानी कि जब हमारे केमिकल एक्टिविटी के कारण जो हमारी रॉक्स है उसका डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम केमिकल वेदरिंग। ठीक है। उसमें क्या कहते हैं कि जिसमें चट्टानों के खनिज क्या है अपक्षित हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे जो भी चट्टान है, चट्टान जिस भी खनिज से बनी है उसके वे खनिज क्या है वेदर्ड हो जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और अपने स्थान से क्या है अपने स्थान पे भूर भूर होकर वे क्या है टूट जाते हैं। और उस जलवाष्प और जल ऐसे माध्यम है जो कई कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को सक्रिय करते हैं। मैंने आपको कल बताया था एक चीज, एक तो है हमारी जहाँ पे टेम्परेचर, जहाँ पे हमारा वाटर अवेलेबिलिटी है वहां पे जो है वहां पे केमिकल वेदरिंग ज्यादा होगी, और जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी कम है वहां पे ज्यादा कौन सी वेदरिंग होगी, वहां पे होगी फिजिकल वेदरिंग। तो जो हमारा वाटर है ना, वाटर और जो वाटर वेपर वो ऐसे प्रकार के या ऐसे एजेंट्स है जो केमिकल वेदरिंग में सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है। शुद्ध पानी अशुद्ध जल रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, लेकिन जब इसके साथ मिश्रित होता है जलवायु मंडलीय गैस से, मुख्य रूप से CO2 के साथ, वैसे तो ये क्या कहता है कि जैसे हमारा प्योर वाटर होता है, ये अशुद्ध जल होता है, ये अगर हम केमिकल वे से देखें तो ये क्या है निष्क्रिय है, केमिकल रिएक्शन नहीं करते। लेकिन जब यही शुद्ध जल, यही प्योर वाटर जब गैसेस जो हमारी एटमोस्फेरिक गैसेस है, वायुमंडलीय गैसें जैसे CO2 है, इनके साथ जब रिएक्ट कर जाते हैं ना तो यही वाटर क्या है बहुत ज्यादा क्या शक्तिशाली एजेंट बन जाता है और क्या करता है केमिकल रिएक्शन करता है। अब सबसे पहला है हमारा सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब है घुलना। ठीक है, घुलना यानी कि वे चट्टान ऐसी होंगी जो पानी के साथ क्या है पानी के संपर्क में ही आके जब घुलने लगती है तो इसको क्या बोलते हैं सोल्यूशन, घुलनशील। ठीक है।
घोल को चट्टानों का रासायनिक अपघटन और विघटन का पहला चरण माना जाता है। तो जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को जो हमारी रॉक्स है उसका पहला रासायनिक डिसइंटीग्रेशन और क्या है, डिकम्पोजिशन का पहला चरण माना जाता है हमारी चट्टानों के घोल का। चट्टानों से घुलनशील कणों और खनिजों के पानी की मदद से विघटन को संदर्भित करता है, लेकिन एक ठोस कण के चारों ओर पानी की एक पतली फिल्म भी ले जाती है। तो ये वही बात है कि सॉल्यूशन क्या, कौन सा प्रोसेस होता है, सॉल्यूशन वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें होते हैं हमारे, जिसमें हमारी पानी की एक्टिविटी ज्यादा होती है और वो जो रॉक्स है, रॉक्स के जो भी खनिज पदार्थ है उसको अपने उसके साथ केमिकल रिएक्शन करता है और क्या है, घोल देता है और अपने साथ बहा ले जाता है। ठीक है, उनको अलग कर देता है, डिसइंटीग्रेट करता है और फिर क्या, उसका इरोजन कर देता है। तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, देखो केमिकल वेदरिंग मैंने आपको बता दिया, डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू केमिकल रिएक्शन की वजह से जब हमारी चट्टाने ढीली पड़ जाती है और ढीली पड़ जाती है तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या केमिकल वेदरिंग। और उसके बाद कहते हैं जो वाटर वेपर और वाटर क्या है, मेन मीडिया है जो क्या है, ये केमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं। प्योर वाटर और जो डिस्टिल्ड वाटर है वो केमिकली इनर्ट है, केमिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन जब ये यही जो प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करता है जैसे हमारे CO2, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, बहुत खतरनाक सोलवेंट बन जाता है जिससे केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को सबसे पहला स्टेप समझा जाता है हमारा केमिकल डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन में। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन रेफर टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल पार्टिकल एंड मिनरल फ्रॉम द रॉक विद द हेल्प ऑफ वाटर। यानी कि जो भी हमारी रॉक है, इस रॉक में जो भी मिनरल और वाटर है, जो भी मिनरल और हमारे पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और इस वाटर में क्या है, घुल जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन है रॉक का, ये डिपेंड करता है रॉक का नेचर है। अगर हार्ड रॉक होगी, जैसे हमारा ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट हार्ड रॉक है, तो क्या है, वाटर उसके साथ रिएक्ट, वाटर वो वाटर को अपने अंदर नहीं जाने देती। लेकिन वही मैं बेसाल्ट की बात करूं तो बेसाल्ट क्या है, सॉफ्ट रॉक है, वो वाटर के साथ बहुत जल्दी से क्या रिएक्ट करती है। तो रॉक्स के नेचर पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन जो प्रोसेस है वो ज्यादा तेजी से होगा या कम से होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यही सॉल्यूशन में ही बता रहा है कि जो हमारे कॉमन साल्ट हैं, जो जैसे हमारे जो सामान्य लवण है सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। जैसे अगर मैं घर पे नमक की बात करूं, अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो वो क्या है, 1 मिनट में घुल जाता है। लेकिन वही अगर मैं कार्बोनेट रॉक की बात करूं, जैसे हमारा लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, डोलोमाइट है, मैग्नीशियम, ये हमारा क्या है, मॉडरेटली सोल्यूबल है। मैंने आपको ये बताया कि जो हमारी कास्ट टोपोग्राफी है वो हमारी जो कार्बोनेट रॉक है उसकी वजह से ही बनती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट सोल्यूबल जो हमारे साल्ट होते हैं वो होते हैं हमारे कॉमन साल्ट जो हम डेली यूज में करते हैं। लेकिन जो कार्बोनेट रॉक होते हैं वो मॉडरेटली सोल्यूबल है। ऐसा नहीं है कि घुलते नहीं है, घुलते हैं लेकिन थोड़ा लेट से घुलते हैं। अगर वो एकदम से घुल जाएंगे तो हमारी जो कास्ट टोपोग्राफी है वो तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन आर मोर सस्पेक्टेबल टू सॉल्यूशन प्रोसेस। लाइमस्टोन क्या है, ज्यादा सस्पेक्टेबल प्रोसेस है, ज्यादा क्या है, ज्यादा चूना पत्थर समाधान प्रक्रिया के लिए अति संवेदनशील अधिक होता है। यानी कि जो हमारी सॉल्यूशन प्रोसेस है उसमें ज्यादा एक्टिव है हमारा लाइमस्टोन। और यही कहता है कि जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट है क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग लैंडस्केप बनाते हैं जिसको क्या बोला जाता है, कास्ट टोपोग्राफी या कास्ट स्थलाकृति। चूना पत्थर और डोलोमाइट के मिलन से बहुत ही दिलचस्प भूदृश्यों का जन्म होता है जिसे कहा जाता है कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, जैसे ये क्या है, विभिन्न प्रकार की गुफाएं बनाता है, केव बनाता है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ये देखो, ये हमारी कास्ट टोपोग्राफी है। जो ये हमारी जो रॉक है ये किससे बनी है, ये रॉक हमारी बनी हुई है कार्बोनेट से। तो ये तो ऐसे हमारे जो है वाटर का रिएक्शन होता है और ऐसे ये हमारे क्या है, कंदा ये हमारे बनती हैं। इसमें क्या, ये हमारे जो है लैंड फॉर्म बनते हैं। ये हमारा डिपोजिशनल प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्तंभ है, स्टेक है। तो ये सब आपको क्या है, ये हमारे एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट रॉक के। ये भी हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन रॉक से बना है। उसके बाद है अब हमारा है ऑक्सीकरण और कार्बोनेशन। अब ऑक्सीकरण की जो ऑक्सीकरण यानी कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, द केमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन सिंपली मीन अ रिएक्शन ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ये क्या कहता है कि जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण की जो रासायनिक प्रक्रिया का सीधा अर्थ है वायुमंडलीय ऑक्सीजन की ऑक्साइड बनाने की
प्रतिक्रिया, जब हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पानी के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, यानी कि जब हमारा ये वाटर है और ये हमारा क्या है, वाटर है और वाटर के साथ क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, H2O, ठीक है। जब ये H2O किसी भी रोग के साथ, जैसे यहाँ पे कोई रोग है, इस रोग के साथ संपर्क में आती है, तो ये जो भी रोग है, ये इस रोग के जो मिनरल्स है इसको क्या है, घुला देती है और क्या है, उसका वेदरिंग करती है, उसके जो कण है उसको ढीला कर देती है और अपने साथ क्या है, घुला देती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होता है, तो चट्टानों के खनिजों के साथ इसकी प्रतिक्रिया को हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ठीक है। चट्टानों के खनिजों का गैसीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होने पर संभव हो जाता है। जब ऑक्सीजन पानी में घुल गया, जब ऑक्सीजन पानी में घुल जाता है ना, तो क्या जो हमारी रोग है ना, रोग का क्या है, ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी उनपे जंग लग जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या सिर्फ बता रखा है कि ये आपको बता रखा है कि कैसे कौन कौन सी चट्टानों के मिलने पे क्या क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको ये क्या है, एक बार पढ़ लेना है। मेन जो ऑक्सीडेशन है उसका मैंने मतलब आपको बता दिया। अब वही है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या है, कार्बोनेशन में काम करेगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। रिएक्शन ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद ऑक्सीजन इट रिएक्शन विद मिनरल ऑफ रॉक फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। जब हमारा वाटर ऑक्सीजन रॉक के मिनरल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और जो ये ऑक्सीडेशन है मिनरल्स का, रॉक के मिनरल्स है उनका जो ऑक्सीडेशन है क्या है, किसकी वजह से होता है, जब हमारी गैसेस ऑक्सीजन की वजह से होता है। बिकम पॉसिबल व्हेन ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो ये ऑक्सीडेशन होता है या जब हमारा जो भी रोक है उस पे जो जंग लगता है वो सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल होता है, जब हमारी एटमोस्फेरिक यानी कि जो हमारे एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए। और अब ये वाटर जिसमें हमारी ऑक्सीजन है वो किसी रॉक के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब है हमारा कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या है, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट आयन विद मिनरल, ठीक है। तो क्या है, हमारी क्या है, रिएक्शन है किसकी, कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट आयरन। द प्रोसेस ऑफ कार्बोनेशन इज जो हमारा प्रोसेस, कार्बोनेशन के प्रोसेस को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है आफ्टर मिक्सिंग विथ वाटर फॉर्म कार्बनिक एसिड। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा कौन सा काम करता है, इसमें हमारा काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेशन खनिजों के साथ कार्बोनेट या कार्बोनाइट आयनों की प्रतिक्रिया है, ठीक है। कार्बोनेशन को विलयन के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलने के बाद कार्बनिक एसिड बनाता है, जो कार्बोनेट चट्टानों के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद चूना पत्थर जिसे कहते हैं, ठीक है। जिससे हमारा क्या बनता है, जब हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलता है तो वो क्या है, कार्बनिक एसिड बनाता है, जो हमारा कार्बोनेट चट्टान है। कार्बोनेट चट्टान के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इसका क्या नेचर है कि ये जो अच्छा जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने आपको बता दिया। कैल्शियम जो हमारा कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट का नेचर ये ऐसा है कि ये पानी के साथ आसानी से घुल जाता है, और इसी की वजह से मैंने आपको बताया हमारी कौन सी टोपोग्राफी बनती है, कास्ट टोपोग्राफी बनती है, ठीक है। तो क्या है, पानी आसानी से घुल जाता है, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। इस प्रकार क्या होता है, अधिक से अधिक कार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड भूजल में घुल जाता है और क्या है, अधिक सक्रिय विलायक बन जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं कि मोर एंड मोर ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन ग्राउंड वाटर विच देन बिकम मोर एक्टिव सोलवेंट बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड मोर कार्बनिक एसिड। तो ये वही बात कहता है कि जैसे ही ये हमारा जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है ग्राउंड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड सोलवेंट प्रोड्यूस करेगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड सोलवेंट है ये हमारा किसके साथ रिएक्ट करेंगे, रॉक के साथ रिएक्ट करेंगे। और रॉक के साथ तब रिएक्ट करेंगे तो जो हमारे रॉक है, रॉक किस में चेंज हो जाएंगे, रॉक ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट में और कैल्शियम बायोकार्बोनेट में। तो क्या है, जब ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है हमारा ग्राउंड वाटर के साथ, और जब ये दोनों मिलकर किसी रॉक के साथ, यानी कि जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
मिलकर हमारी जो रॉक है उसके साथ जब रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट रॉक के साथ, तो जो ये कार्बोनेट रॉक है ना, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट में और कैल्शियम बायोकार्बोनेट में। ठीक है, ये देखो, ये हमारा रॉक है, इस पे ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन की वजह से क्या है, इस पे जंग लग गया है। ठीक है, ये क्या लग गया है, जंग लग गया है, तो ये क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। ऐसे ही हमारा प्रोसेस है जो हमारा प्रोसेस कौन सा है, हमारा कार्बोनेशन। कार्बोनेशन की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, जो भी हमारी रोक है वो रोक क्या है, घुल जाती है। और देखो ये जो एरिया मानो यहाँ पे पूरी पूरी रोक थी, यहाँ पे उसका देखो वो सिर्फ क्या है, इतना सा हिस्सा बच गया, तो वो बाकी क्या है, ये सारी घुल गई है। ठीक है, उसके बाद है अब हमारा है जलयोजन और हाइड्रोलिसिस। क्या होता है, हाइड्रेशन या जो हमारा हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस दोनों में क्या होता है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया? अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो मेरे को बता दो। जो हमारा जलयोजन है ना, जलयोजन प्रक्रिया यानी कि जो हाइड्रेशन प्रोसेस, उसमें क्या होता है कि कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिनका नेचर ऐसा होता है कि वो पानी है ना, पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्व करती है। जब वो पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्व करती है ना, तो क्या है, उनका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम में क्या है, इंक्रीज होता है, उनका आयतन बढ़ जाता है, उनकी मात्रा में क्या है, उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है। कभी कभी बढ़ी हुई मात्रा मूल मात्रा से लगभग दोगुनी होती है, यानी कि पहले चट्टानी नहीं तो इनकी मात्रा क्या है, ये इनका आयतन बहुत ज्यादा क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार खनिज के आयतन में वृद्धि के कारण चट्टानों के आयतन में वृद्धि से तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हमारी ये रोक है, इस रोक में क्या है, इस रोग का नेचर है कि ये पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो ये क्या है, कब जब ये पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है तो इसका क्या है, आयतन अपने जो पहले के आयतन से क्या है, 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो बार बार ये जो प्रोसेस होता है, कभी इसका आयतन कम हो जाता है, कभी इसका आयतन ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से जो रोक है ना, रोक में क्या होता है, रोक में टेंशन उत्पन्न होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या है, उसमें क्या पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें दरारें होने लगती है। ठीक है, और क्या होता है, फिर जब दरारें होने लग जाती है तो उसका क्या है, अपक्षय हो जाता है। ठीक है, तनाव उत्पन्न होता है, और चट्टानों के खनिजों में तनाव जो अंततः चट्टानों के भौतिक विघटन का कारण बनता है। तो ये हमारा जलयोजन। जलयोजन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो रोक है, रोक पानी को एब्जॉर्ब करने वाली होती है, और वो कभी कभी इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि जो उसकी पहले वाली मात्रा वो उससे भी क्या है, लगभग 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, मात्रा परिवर्तन जो भौतिक अपक्षय, छूटना और दानेदार में महत्वपूर्ण हो सकता है। जलयोजन खनिज तत्वों का ऑक्सीकरण और कार्बोनेशन द्वारा आगे परिवर्तन के लिए तैयार करता है। ठीक है, जलयोजन की प्रक्रिया फेल्सपार खनिजों को कायोलाइट मिट्टी में बदलती है, और यह प्रक्रिया क्या है, क्या इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, केओली केल जो इंग्लिश में था ये, मतलब केओलाइनाइजेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो हाइड्रेशन आप सबको पता है, हाइड्रेशन मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। जब हमारी रोग रोग का नेचर ऐसा होता है कि वो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनका जो वॉल्यूम है, आत्मा आयतन है, वो क्या है, इंक्रीज होता है। अब एक प्रोसेस होता है हमारा हाइड्रोलिसिस। जो हाइड्रोलिसिस खनिज और पानी के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोलिक्स आयरन और खनिज के आयरन के बीच में होती है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे ये हमारी रोक है, ये रोक में जैसे हमारा जो हमारा हाइड्रोजन है और हाइड्रोलिक्स आयरन है, और जो ये हमारा हाइड्रोलिसिस जो हमारा हाइड्रोलिसिस जो वेदरिंग है वो कैसे होती है, ये पानी और जो हमारे चट्टान में जो खनिज है ना, इसके बीच में होती है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि, और जो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस में हमारा जो है ज्यादा जो एक्टिव होता है वो पानी पानी की वजह से ज्यादा एक्टिविटी होती है। लेकिन अगर मैं जलयोजन की बात करूं, हाइड्रेशन की बात करूं, तो हाइड्रेशन में क्या होता है, हाइड्रेशन में जो रोक का नेचर ही ऐसा होता है कि वो पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो ये डिफरेंस है हाइड्रोजन और हाइड्रोलिसिस में। हाइड्रोलिसिस में क्या है कि जो पानी है, पानी अपनी एक्टिविटी के कारण जो चट्टान के मिनरल है उसको क्या अपने साथ घुला देता है, लेकिन जलयोजन में रोक खुद ही पानी को ऑब्जॉर्व करती है। तो ये है आपको हाइड्रेशन, आपको ये केवलाइनाइजेशन वाला एक बार पढ़ लेना
ठीक है। और बाकी मैंने आपको हाइड्रोलिसिस बता दिया। हाइड्रोलिसिस केमिकल रिएक्शन है मिनरल और वाटर के, दैट इज बिटवीन हाइड्रोजन आयन और क्या है, आयन ऑफ द मिनरल। यानी कि जो हमारे हाइड्रो वाटर है, वाटर को हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है। वाटर कैसे बनता है, वाटर की जो फुल फॉर्म H2। ठीक है। H2 किसको बोलते हैं, वाटर को ही बोलते हैं। और क्या है, जब ये H2 जो रिएक्ट करता है हमारे किसके साथ, रिएक्ट करता है हमारे मिनरल के साथ, जो खनिज रॉक के मिनरल है, तो इसकी वजह से हमारी कौन सी वेदरिंग होती है, हमारी हाइड्रोलिसिस केमिकल वेदरिंग होती है। उसके बाद एक है हमारा चिलेशन। चिलेशन क्या है, चिलेशन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक प्रोसेस बाय विच मेटेलिक कैटायंस आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। आपको बस इतना याद रखना है कि चिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो हमारे ऑर्गेनिक जो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस हमारा चिलेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा मेटेलिक जो कैटायंस होते हैं वो हाइड्रोकार्बन जो मॉलिक्यूल है उनमें क्या है चेंज हो जाते हैं। वास्तव में जो हमारा ये चिलेट वर्ड है, ये चिलेट शब्द का अर्थ एक समन्वय यौगिक है जिसमें एक केंद्रीय धात्विक आयन दो या दो से अधिक स्थितियों में एक कार्बनिक अणु से जुड़ा होता है। तो आपको बस एक बार ये जो इसकी जो चिलेशन है, चिलेशन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको वेदरिंग के टाइप दे दिए जाएंगे। मान लो आपको स्टेटमेंट में 4 टाइप दे दिए, उनमें से 3 है आपके केमिकल वेदरिंग के टाइप और एक है आपका फिजिकल वेदरिंग के टाइप, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा जो है फिजिकल वेदरिंग का टाइप नहीं है, तो आपको फिजिकल वेदरिंग के टाइप याद होने चाहिए, आपको केमिकल वेदरिंग के याद जो टाइप है वो याद होने चाहिए। उसके बाद है हमारा बायोटिक वेदरिंग। बायोटिक वेदरिंग किसकी वजह से होता है, बायोटिक वेदरिंग होता है हमारा प्लांट की वजह से होता है, हमारा एनिमल की वजह से होता है। ठीक है। हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटी करता है, जैसे हम माइनिंग का काम करते हैं तो उसकी भी वजह से क्या होता है, हमारा वेदरिंग होती है। जैसे हमारा हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ कहीं कोई भी रोक है उसको क्या है खोदने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी हमारा रोक की वेदरिंग होती है। ठीक है। और फिर क्या इसका इरोजन होने लगता है, पानी इसका इरोजन कर लेता है, इसको इसकी जगह से हटा देता है। ऐसे क्या है, जो बिल में जो जीव जंतु रहते हैं जैसे रेट रहते हैं, ये क्या है ये बिल बनाते हैं धरती के अंदर, और क्या है मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं। जब ये क्या है, तो जो ये मिट्टी बाहर निकलते हैं तो इसका क्या है वेदरिंग हो गई। और फिर जो इरोजन कैसे होगा, वाटर या एयर इसको उड़ा ले जाएगी। ऐसे ही एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मैंने बता दी जो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड है, जैसे हम कहीं पे भी गड्ढा खोद देते हैं, और जैसे घर बनाने के लिए हम जो पहाड़ है पहाड़ों को इतना ज्यादा तोड़ रहे हैं, तो ये सारा क्या है, हमारा बायोटिक वेदरिंग है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है बायोटिक वेदरिंग का, ये आपको मैंने बता दिया। अब एक हमारा बस रह गया स्पीरोइडल वेदरिंग। जो स्पीरोइडल वेदरिंग है वो हमारा केमिकल वेदरिंग का ही टाइप है। ठीक है। दैट अफेक्ट jointed bedrock and result in formation of concentric or spherical layer of highly decayed rock within weathered bedrock, that is known as जो हमारा स्पीरोइडल वेदरिंग है वो क्या है, वो हमारा अपक्षय का ही रूप है। जो अगर मैं उसको बताऊं तो ये क्या करता है, जो हमारी रोक है ना, रोक की क्या है, जैसे हमारा अनियन वाली शेप होती है ना, उसको क्या है ऐसी शेप में जब जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम स्पेरोइडल वेदरिंग। जो चट्टान है, चट्टान को संकेंद्रित या गोलाकार परतों का निर्माण करता है, किसकी वजह से, हमारा अपक्षय की वजह से, वेदरिंग की वजह से। ठीक है। स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर मैंने अभी देखा नहीं है, मैं ग्रुप में आपको मैसेज करती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं पता है जैसिंग। अगर ऐसा है तो आप जरूर पार्टिसिपेट तो जरूर करिए, क्योंकि आपकी जो है नॉलेज ही बढ़ेगी और आपको ये पता चलेगा कि जो टेस्ट आता है, क्योंकि वो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ही आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपका टेस्ट होगा, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आपको कितना पढ़ना है। ठीक है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्या स्टेटमेंट के क्वेश्चन और रीजन असर्शन के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो जियोमॉर्फिक इम्पोर्टेंस है वेदरिंग की वो क्या है, इसकी वजह से हमारा जो रॉक वेस्ट है, रॉक वेस्ट, उस रॉक वेस्ट की वजह से हमारा जो ये मिट्टी है वो बनती है। ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो वेदरिंग प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। वेदरिंग हेल्प इरोजनल प्रोसेस,
अच्छा, वेदरिंग इरोजनल प्रोसेस की कैसे हेल्प करता है? अगर चट्टान के कण जब तक ढीले नहीं पड़ेंगे अपने स्थान पर, या दरार नहीं पड़ेंगी और ये चूरा होके नीचे नहीं पड़ेगा, तो इरोजनल प्रोसेस एकदम से इस रॉक पर कैसे काम कर सकते हैं? इरोजनल प्रोसेस तो वही है ना, जो ये चूरन हो जाता है अपनी जगह पे, इसको उड़ा कर ले जाते हैं या उसको बहा कर ले जाते हैं, ठीक है। लोअरिंग ऑफ सरफेस, ऑफ कोर्स, जैसे कोई माउंटेन है, इस माउंटेन को क्या कर देते हैं, ये लोअर कर देते हैं, इसका डेंडुनेशन करते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म एंड देयर मॉडिफिकेशन, हाँ, जब जैसे ये हमारा यहाँ पे अगर इसका इरोजन हो रहा है तो कहीं पे जाके हम, अगर इसका वेदरिंग हो रही है तो कहीं पे इसकी वजह से जो है हमारा क्या है, यहाँ पे कुछ और भी क्या है बन जाता है, जो जैसे हमारा वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग की वजह से क्या है, जो ये कण है ये नीचे गिरते रहते हैं और यहाँ पे क्या है, नए लैंडफॉर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जियोमॉर्फिक इंपोर्टेंस है किसकी, हमारे वेदरिंग की। अब इसके बाद है हमारा साइकिल ऑफ इरोजन, रेजुविनेशन एंड पॉलीसाइक्लिक रिलीफ। देखो जो रेजुविनेशन है, रेजुविनेशन का ना ये मतलब है कि रेजुविनेशन जो हमारा साइकिल ऑफ इरोजन है, साइकिल ऑफ इरोजन सबको पता है, साइकिल ऑफ इरोजन हमारे 3 स्टेज से गुजरती है। हमारी कौन कौन सी 3 स्टेज होती है साइकिल ऑफ इरोजन में, जल्दी से टाइप करके बताओ, क्योंकि हमने विलियम मॉरिस डेविस की साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ी है और इसमें मैंने आपको तीनों स्टेज बताई है, कौन सी स्टेज है, ठीक है। तो इस साइकिल ऑफ इरोजन में जब, या तो जो साइकिल ऑफ इरोजन में दो तरीके से चेंज होते हैं, एक तो पॉजिटिव चेंज और एक नेगेटिव चेंज। जो इस साइकिल ऑफ इरोजन में एक्सेलरेशन होता है या बढ़ाव होता है उसको बोलते हैं रेजुविनेशन। और इस रेजुविनेशन की वजह से कुछ हमारे रिलीफ बनते हैं, कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म, वो भी आपको बताऊंगी वो कैसे बनते हैं। और आपको ये जो पांच जो लैंडफॉर्म है इनके नाम बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे ये पूछे जाते हैं कि रेजुविनेशन जो लैंडफॉर्म है वो इनमें से कौन से जो रेजुविनेशन की वजह से बनते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जो ये साइकिलिक कंसेप्ट है ये किसने दिया, हमारे जेम्स हटन ने 17, ये जो साइक्लिक कंसेप्ट है किसने, जो हमारे स्कॉटलैंड के जेम्स हटन है, स्कॉटिश जो विद्वान है, उन्होंने प्रस्तुत किया है 1785 में। और जब इन्होंने क्या है, पृथ्वी के इतिहास और तनाशे की जो है, यानी कि जो है साइक्लिक जो नेचर है पृथ्वी का, जो साइक्लिक नेचर है उसके बारे में बताया था। और इन्होंने प्रतिपादित किया था कि शुरुआत का कोई निशान नहीं, अंत की कोई संभावना नहीं, और वर्तमान अंत की कुंजी है, अतीत की कुंजी, ये मैंने आपको बताया था। सब इन्होंने साइक्लिक नेचर बताया अर्थ की हिस्ट्री का, कि जो अर्थ उस पे क्या है, अर्थ पे एक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, नो वेस्टेज ऑफ बिगिनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड, और प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। ये जो तीनों क्या है, ये तीनों इनकी स्टेटमेंट है और आपको याद रखनी है इनकी, ठीक है। और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, उसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्मिटेरिज्म। ये यूनिफॉर्मिटेरिज्म किसके अगेंस्ट आया था, यानी कि एक रूपतावाद का सिद्धांत, एक रूपतावाद का सिद्धांत आया था हमारा कैटास्ट्रोफिज्म के अगेंस्ट। कैटास्ट्रोफिज्म के अगेंस्ट हमारे जो जेम्स हटन है उन्होंने यूनिफॉर्मिटेरिज्म या एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था। और इसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारी भूगर्भीय हलचलें आज हैं, पहले भी वही थी, ठीक है। बस उनकी क्या है, उनकी जो तीव्रता है, तीव्रता में थोड़ा बहुत क्या है डिफरेंस हो सकता है। तो ये हमारे जेम्स हटन ने बताया था, ठीक है। इन्होंने बताया कि uniformitism इन्होंने बताया which states that the same physical process and laws that operate today operated throughout the geological time but not necessarily always with the same intensity as now। कि जो भी हमारी ये जियोलॉजिकल हलचलें चल रही हैं, प्लेट इधर से उधर जा रही है, प्लेट मूवमेंट हो रही है, तो ये क्या है, ये सभी पूरे जियोलॉजिकल टाइम में अवेलेबल था, पूरे जियोलॉजिकल टाइम में यही हलचल थी। लेकिन हाँ, इनकी इंटेंसिटी में डिफरेंस हो सकता है, इन्होंने ये बताया। उसके बाद जो हमारे चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनकी जो बुक है, बुक का नाम आपको याद रखना है। और विलियम मॉरिस डेविस की जो बुक है, विलियम मॉरिस डेविस ने अपना जो कंसेप्ट है वो साइकिल ऑफ इरोजन, वो किस में किस जो है टाइटल के अंडर जो प्रेजेंट के वो है ज्योग्राफिकल साइकिल। और ये ज्योग्राफिकल साइकिल इन्होंने 1899 में दी। और जो कंसेप्ट है कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ का, ये 1889 में। तो आपको ये क्या है, ये याद होनी चाहिए। मैंने आपको जब विलियम मॉरिस डेविस का जो करवाया था तब आपको बताया था कि साइकिल ऑफ इरोजन क्या होता है। और तक किसी ने भी ये नहीं बताया कि जो हमारी साइकिल ऑफ इरोजन है उसकी कितनी स्टेज है। क्या किसी को भी याद नहीं है कि साइकिल ऑफ इरोजन की कितनी स्टेज है?
हाँ, जो साइकिल ऑफ इरोजन है, वेरी गुड श्रद्धा। साइकिल ऑफ इरोजन की हमारी 3 स्टेज है, उन 3 स्टेज को ही डेविस ने क्या बोला रखा है, अपना ट्रायो का भी नाम दिया गया है, ट्रायो ऑफ डेविस भी बोला गया है, स्ट्रक्चर प्रोसेस स्टेज। और जो हमारी जो रिवर की जो स्टेज होती है वो 3, यानी कि अगर मैं स्टेज बात करूं या साइकिल ऑफ इरोजन की बात करूं तो 3 हमारी जो स्टेज होती है, यूथ, मैच्योर, ओल्ड। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, जो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं ना और जो लिख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अच्छे से आपने रिवीजन नहीं किया है। अब जो भी हमारा ये इरोजन होता है, जो हमारा इरोजन है, रेजिविनेशन है, इसमें कैसे रुकावट होती है, इसमें जो रुकावट होती है ना, रुकावट का मतलब है कि या तो कोई चीज बार बार नहीं हो रही है, ठीक है, या तो क्या है, कोई भी हमारा जो चीज है वो नई से क्या है, नई से क्या है, पुरानी हो रही है, या पुरानी से क्या है, नई हो रही है। और ये कैसे होता है, ये होता है रेजुविनेशन की वजह से, यानी कि जब हमारे जो साइकिल ऑफ इरोजन है इसमें इंटरप्शन हो जाए। मान लो कि ये हमारा पहाड़ है और यहाँ से जो नदी है वो क्या है, अपना रास्ता काटती जा रही है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे नदी गिर गई सी में, ठीक है, और ये क्या है, हमारा सी लेवल, ठीक है। तो ये नदी क्या अपना कटाव कर रही है, कटाव कर रही है, ठीक है, इस पर्वत का काटती जा रही है। तो ये तो है इसकी नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। अब इसमें इंटरप्शन कैसे हो सकता है, इसमें इंटरप्शन होता है या तो हमारी प्लेट, ये होता है हमारा इंटरप्शन टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, विवर्तनिक स्थिरता पर निर्भर करता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी पर। मान लो अब हमारी कोई टेक्टोनिक मूवमेंट हो जाए और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ब्लॉक ऊपर उठ जाए, ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब रिवर का काम बढ़ गया ना। अब रिवर को क्या करना है, रिवर इसको काट रही थी, रिवर ने ये काटना शुरू किया था, अपना यहाँ का ये प्लेन बना दिया था, लेकिन अब फिर से क्या हो गया, यहाँ पे क्या माउंटेन ओरिजन हो गई है, ठीक है, माउंटेन ओरिजन हो गए, तो इसकी वजह से क्या, अब रिवर को क्या है, फिर से इसको पूरे को काटना पड़ेगा और फिर ये क्या है, फिर हमारा क्या है, सी लेवल में गिरेगी। ये क्या होता है हमारा, ये ऐसे होता है इंटरप्शन। या तो इंटरप्शन ऐसे हो सकता है कि कुछ रास्ता, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी से क्या है, उठ गया, या फिर ये हो सकता है कि ये जो उठा हुआ भाग था ये क्या है, जब नीचे धस जाए और यहाँ पे कुछ ना बजे, तो क्या है, जो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव चेंज हो गया, पॉजिटिव चेंज हुआ, और ये क्या है, नेगेटिव चेंज हुआ। नेगेटिव चेंज क्यों हुआ, देखो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चेंज इसलिए हुआ क्योंकि अब रिवर को फिर से अपना काम करना पड़ेगा, इतना टाइम लगेगा उसको इरोजन करने में, ठीक है, तो इसलिए ये तो क्या हुआ, नेगेटिव चेंज। और ये पॉजिटिव चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ये पहले पर्वत था, ये रिवर इसका इरोजन कर रही थी, ठीक है, लेकिन जब ये खुद अपने आप नीचे धस जाता है टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, तो ये एरिया क्या होता है, ये एरिया तो प्लेन हो जाता है। अब रिवर को किसी भी चीज का क्या इरोजन नहीं करना पड़ता, और वो क्या है, वो डायरेक्ट किस में है, सी लेवल में जाके गिर जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव चेंज। तो ये मैंने आपको नेगेटिव और जो है पॉजिटिव चेंज दोनों बता रखे हैं कि पॉजिटिव मूवमेंट क्या होती है और नेगेटिव मूवमेंट क्या होती है। पॉजिटिव मूवमेंट क्या होती है, पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ बेस ड्यू टू सब्सिस्टेंस ऑफ लैंड मास और राइज इन सी लेवल, ठीक है, यानी कि सबसिस्टेंस ऑफ लैंड मास, मैंने अभी बताया कि जब हमारा ये कोई भी लैंड मास है या कोई भी उठा हुआ भाग है, जब वो खुद नीचे धस जाता है, तो अब क्या है, उसका इरोजन नहीं होगा, वहां पे कोई भी इरोजन के लिए कुछ बचा ही नहीं, बेस लेवल आ जाता है, और बेस लेवल के बाद कोई भी नदी इरोजन नहीं करती, और वो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट सी लेवल में गिर जाती है। तो सी लेवल क्या है, सी लेवल राइज होता है इसकी वजह से, ठीक है। और अगर मैं वही बात करूं, जब रास्ते में कुछ उठ जाता है तो तो नदी को क्या है, बहुत ज्यादा इरोजन करना पड़ता है, और जो सी लेवल क्या है, सी लेवल क्या है, सी लेवल हमारा फॉल हो जाता है, गिर जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव चेंज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव चेंज क्या होते हैं और नेगेटिव चेंज, जो पॉजिटिव मूवमेंट और जो नेगेटिव मूवमेंट है वो दोनों आपको समझ में आ गई। पॉजिटिव चेंज में क्या है, ये हमारा है, रिवर को यूथ स्टेज से ओल्ड स्टेज में पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा। अगर ये मान लो ये बैठ गया, ये क्या सब्सिडेंस कर दिया, तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो खत्म हो गया, ये भी प्लेन एरिया हो गया। तो क्या है, अब रिवर को क्या है, किसी चीज का इरोजन नहीं करना, उसको कुछ टाइम नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट क्या है, अपना ओल्ड स्टेज में पहुंच जाएगी और क्या है, सी लेवल को प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव मूवमेंट। पॉजिटिव मूवमेंट में क्या होता है, पॉजिटिव मूवमेंट में होता है कि जो यूथ स्टेज से ओल्ड स्टेज तक पहुंचने का जो टाइम है
उसमें बहुत कमी आ जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि हमारा जो है सबसिस्टेंस हो जाता है, लैंड नीचे धस जाती है, तो कोई पार्ट ही नहीं बचता। लेकिन अगर मैं नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करूं तो हमारा यूथ स्टेज से लेके ओल्ड स्टेज में तब तक जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और हमारा सी लेवल गिर जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये होता है हमारा नेगेटिव चेंज। तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव मूवमेंट किसकी वजह से होगा और नेगेटिव मूवमेंट किसकी वजह से होगा। अब देखो, जो पॉजिटिव मूवमेंट है, जैसे हमारा अब ये जो इंटरप्शन होता है साइकिल में, ये हो सकता है हमारा ज्वालामुखी और जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है। और हमारा हो सकता है जलवायु संबंधी रुकावटें हो सकती हैं, और कुछ और जो हमारा आधार स्तर यानी कि जो हमारा बेड है उसमें कोई चेंज हो जाए तो इसकी वजह से क्या है? हमारा चेंज हो सकता है। तो इसमें ये एग्जांपल दे रखा है कि क्रिटेशियस पीरियड के दौरान भारतीय प्रायद्वीप में नदी के चक्र में इस तरह की रुकावट आई थी। कैसी? कि जब दक्कन लहवा बहता है, जिसमें दक्कन पठार के छोटा नागपुर और यहाँ तक कि ये सारा जो एरिया ये इसमें सम्मिलित था, जिसमें, ठीक है। तो ये जो हमारा, जो मैं ऐसी सिचुएशन बता रही हूँ, जो हमारा क्लाइमेटिक चेंज और वोल्केनिक इरप्शन है ना, इसको जो हमारा इस साइकिल को, ऐसी साइकिल को हम क्या है, एक्सीडेंटल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारा आपको बस क्या है, आपको बस ये पॉइंट याद रखने की जो इंटरप्शन है वो कैसे, किसकी वजह से आ सकते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी हो जाए, अगर मान लो कोई रिवर बह रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कोई वोल्केनो का इरप्शन हो जाए। जब वोल्केनो का इरप्शन हो जाएगा तो यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे तो लावा बहने लग जाएगा ना, लावा बहने लग जाएगा, सोलिडिफाइड होके यहीं पे क्या चिपक, क्या है, एक पहाड़ की शेप ले लेगा। तो इससे क्या, इससे नदी का तो काम बढ़ गया ना। तो इससे क्या होता है, हमारा इंटरप्शन होता है हमारी वोल्केनिक साइकिल में। तो ये बस आपको याद रखने हैं, इंटरप्शन वोल्केनिक और क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। climatic interruption, if fluvial cycle of erosion in humid region is passing through mature stage and there is sudden climatic change leading to, इसमें ये क्या कहता है, जलवायु संबंधी रुकावट में ये देखो कि अगर कोई नदी है, अगर कोई रिवर है, मान लो ये हमारा कोई भी एरिया है, वहां पे अभी क्लाइमेट नॉर्मल है और जो रिवर है वो अपना इरोजन कर रही है और वो मैच्योर स्टेज में पहुंच गई है। ठीक है, मैच्योर स्टेज में सबको पता क्या है, जो रिवर क्या है, वर्टिकल इरोजन नहीं करती है, लेट हॉरिजॉन्टल यानी कि जो लेटरल इरोजन है, पार्श्विक इरोजन करती है, अपने जो किनारे उनको चौड़ा करती है, जो नदी की जो घाटी है उसको गहरा नहीं करती है, यहाँ पे ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जब मैच्योर स्टेज में पहुंच जाती है और एकदम से क्या, क्लाइमेट चेंज हो जाती है। क्लाइमेट चेंज यानी कि पहले थी हमारी शुष्क, यानी कि शुष्क सिचुएशन, लेकिन एकदम से यहाँ पे जब मान लो यहाँ पे स्नोफॉल होने लग जाए, अब यहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगी तो क्या आएगा, लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन फिर से हो जाएगा। फिर से क्या है, जो भी हमारा ग्लेशियर लैंडफॉर्म बनते हैं उसको पिघलने में टाइम लगेगा, तो ये क्या हो जाता है, उसको फिर से एक नया चक्र शुरू करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, ये इंटरप्शन होती है हमारी साइकिल ऑफ इरोजन में। और हमारा आधार स्तर में यानी कि जो बेस लेवल है, बेस लेवल में चेंज हो जाए, या तो बेस लेवल में कैसा चेंज होता है, या तो बेस लेवल में पॉजिटिव चेंज होता है, दो ही तरीके के चेंज होते हैं बेस लेवल में, पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज। या तो कोई जो चीज है वो उसका उत्थान हो जाता है, या कोई चीज है उसका पतन हो जाता है, ये दो ही चेंज होते हैं। इसकी वजह से हमारा जो साइकिल है उसमें क्या है, चेंज आता है। अब जो भी आपको ये जो आपको ये जो पांच चीजें हैं, ये जो छह हैं, बस आपको ये याद रखनी है। टोपोग्राफिक डिस्कॉर्डेंस, ये जो हमारा रेजुविनेशन है ना, रेजुविनेशन की वजह से क्या बने हमारे, लैंड फॉर्म बने हैं। वैली इन वैली, इसको मल्टी स्टोर्ड भी, जब वैली है उस वैली के अंदर ही हमारी एक और वैली बन जाती है, तो उसको बोलते हैं वैली इन वैली। और ये किसकी वजह से बनती है, वैली के अंदर वैली, या इसको मल्टी स्टोर्ड वैली भी बोलते हैं, ये बनती है हमारी रेजुविनेशन की वजह से। अपलिफ्टेड पेनी प्लेन, पेनी प्लेन जल्दी से बताओ, पेनी प्लेन वर्ड किसने दिया है, मैंने आपको बताया, ये पेनी प्लेन अपलिफ्टेड पेनी प्लेन हो जाते हैं। इंसाइज्ड मिएंडर यानी कि ऐसे, जब नदी बल खाती और चलती तो इसको बोलते हैं इंसाइज्ड मिएंडर। पेयर्ड टेरेस और निक पॉइंट, तो ये सब बनते हैं हमारे किसकी वजह से, ये सब हमारे बनते हैं रेजुविनेशन की वजह से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये हिंदी में नहीं याद रखना, बस आपको नाम याद रखना है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें, और कुछ भी फालतू नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना पढ़ना है। टोपोग्राफिक डिस्कॉर्डेंस क्या होता है,
किसकी वजह से बनता है? रेजुविनेशन की वजह से बनता है। ठीक है, इसको वैली इन वैली टोपोग्राफी और टू स्टोर्ड वैली और टू साइकिल वैली भी बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड श्रद्धा। जो हमारा ये जो पेनिप्लेन वर्ड है वो डेविस ने ही दिया है। ठीक है, ये देखो, ये हमारे, मैं आपको दिखा रही हूँ इनसाइज्ड मेंढर, जब नदी बल खाती हुई चलती है। अच्छा, हमारी जब नदी कौन सी जो स्टेज है, कौन सी स्टेज पे मिएंडर बनाती है, जल्दी बताओ। और ये देखो, ये हमारा होता है निक पॉइंट। अभी तक यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताओ। अच्छा, एक चेंज होता है यूस्टैटिक चेंज। यूस्टैटिक चेंज, EUSTATIC, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये कि कौन सा चेंज है? यूस्टैटिक चेंज होता है हमारा सी लेवल में। जब सी में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज होता है उसको बोलते हैं यूस्टैटिक चेंज। ठीक है, आपको ये याद रखना है यूस्टैटिक चेंज कौन सा होता है, जब हमारा सी है, सी में जब भी पॉजिटिव और जब नेगेटिव चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूस्टैटिक चेंज। देखो, ये टॉपिक जो है ना इतना वास्ट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस समझना है कि कैसे क्या पूछा जाता है। बस आपसे क्या पूछे जाते हैं, आपसे जो ये लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म के नाम पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखने की जो रेजर्वेशन है, रेजर्वेशन की वजह से हमारे कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं? तो रेजर्वेशन की वजह से हमारा बनता है इंसाइज्ड मीएंडर बनता है, वैली इन वैली बनता है हमारा, और कौन सा बनता है? निक पॉइंट बनता है, और हमारा पेयर्ड टेरेस बनता है। देखो, एक होता है स्ट्रक्चर टेरेस और एक स्ट्रक्चर बेंचेस और पेयर्ड टेरेस। आपको ना ये दोनों चीज दिए जाएंगे। जो हमारा पेयर्ड टेरेस है ना, वो तो बनता है हमारा रेजर्वेशन की वजह से, लेकिन वही अगर मैं स्ट्रक्चर बेंचेस की बात करूँ ना, तो वो जब हमारा रिवर है ना, रिवर जब हमारा इसमें आती है ना मैच्योर स्टेज में, तो ये जो इसके किनारे है ना, इसका डिफरेंशियल इरोजन करती है। तो ऐसे क्या है, ऐसे किनारों पे ऐसे ऐसे स्टेज की तरह बन जाते हैं, ये बेंच बन जाते हैं ऐसे। डिफरेंशियल इरोजन के कारण हमारा क्या बनता है? डिफरेंशियल इरोजन के कारण हमारे बनते हैं स्ट्रक्चरल बेंचेस। तो पेयर्ड टेरेस और जो स्ट्रक्चरल बेंचेस है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रक्चरल बेंचेस हमारा रिवर जो फ्लूवियोलॉजी है, यानी कि जो रिवर का इरोजन और डिपोजिशन होता है, लैंडफॉर्म होते हैं, उसका टाइप है। पेयर्ड टेरेस बनता है हमारा रेजुविनेशन की वजह से। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम? ये जो निक पॉइंट होता है, निक पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ये वो पॉइंट होता है जहां से रिवर अचानक से क्या है, वर्टिकल इरोजन करेगी। ये ऐसा पॉइंट है जहां से रिवर क्या है, अचानक से वर्टिकल इरोजन करेगी। और ये क्यों बनता है? ये बनता है हमारा सबमर्जेंस के कारण। सी लेवल है, सी लेवल का जब सबमर्जेंस हो जाता है, पहले मान लो हमारा जो रिवर है यहाँ तक जो है, यहाँ तक यहाँ तक थी, यहाँ से वर्टिकल इरोजन कर रही थी, लेकिन अब ये हो गया, पहले यहाँ तक कर रही थी, अब यहाँ तक कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये निक पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे रिवर क्या है, वर्टिकल इरोजन करेगी। जब वर्टिकल इरोजन करेगी तो क्या है, जो पीछे वाला एरिया इसको क्या है, काट देती है। तो इसकी वजह से हमारे क्या बनते हैं, निक पॉइंट बनते हैं। मान लो पहले यहाँ तक जो है हमारा जो रिवर है यहाँ तक बहती थी, ये जो एरिया ये यहाँ तक था, और ऐसे करके वर्टिकल इरोजन करती थी, लेकिन अब ये क्या, ये पीछे हट गया है, वाटरफॉल की तरह, याद रख लो इसको। ठीक है, तो जो हमारे रेजुविनेशन के जो लैंड फॉर्म है उसको हम इवनिंग क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे, और जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो भी हम क्या है, कंप्लीट करेंगे। आज हमारा 6 साढ़े 9 तक क्लास रहेगी, बट हम जो वो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे।
तो ये जो रेजिविनेशन साइकिल है आप सबको समझ में आ गया। बस आपको जो रेजिविनेशन साइकिल है उसमें और कुछ नहीं करना है, ना ज्यादा इसमें डीप में घुसना है, जितना ज्यादा डीप में घुसोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे। बस आपको इतना ही याद रखना है कि रेजिविनेशन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव चेंज क्या होते हैं, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव चेंज क्या होते हैं, और जो हमारा साइकिल ऑफ इरोजन है उसमें क्या कैसे नेगेटिव चेंज होते हैं, कैसे पॉजिटिव चेंज होते हैं। और जो लैंड फॉर्म बनते हैं, लैंड फॉर्म आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में पूछे जाते हैं आपसे कि ये लैंड फॉर्म किससे बना है। इनमें आपको 4 लैंड फॉर्म दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा रेजुविनेटेड लैंड फॉर्म है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। तो फिर अब हम जो है अपनी जो क्लास है वो इवनिंग में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस टॉपिक को रिवाइज करें। 1 घंटे बाद जो है क्लास दोबारा अपलोड हो जाएगी और आपका जो मटेरियल है वो शाम तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं सेशन का यही पे एंड।